गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वाली वीडियो में हमने बात की थी मौलिक अधिकारों के बारे में, और मौलिक अधिकारों में हमने पढ़ा था समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 के तहत बेगार प्रथा और मानव व्यापार पर रोक लगाई गई है। राज्य बेगार प्रथा और मानव व्यापार पर रोक लगाएगा, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 23 में किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखिए। बेगार प्रथा से यहाँ से है कि किसी भी मजदूर की जो मजदूरी है, उसका जो मानदेय है, वो अगर उसे नहीं मिलता है तो वैसी स्थिति में उसको बेगार प्रथा का नाम दिया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 24 की। अनुच्छेद 24 के तहत राज्य बाल श्रम पर रोक लगाएगा। राज्य बाल श्रम, लेबर चाइल्ड बाल श्रम पर रोक लगाया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों कल कारखानों पर लगाना गैरकानूनी घोषित किया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को चाय की दुकानों पर, घरों में या ऐसा कोई काम नहीं करवाया जा सकता जो उनकी आयु के खिलाफ हो। तो ये तो था शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 सभी लोगों को अपने अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार देता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 देता है। और साथ ही साथ अनुच्छेद 25 में ये भी कहा गया है कि हिंदुओं के सभी धार्मिक स्थल समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। यहाँ हिंदुओं में जैन भी शामिल हैं और बौद्ध भी है और सिख भी है। जैनों, बौद्धों, सिखों को भी हिंदू धर्म के अंतर्गत माने गए हैं, अर्थात इनके भी धार्मिक स्थल समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में अपनी अपनी धार्मिक संस्थाएं बनाने, उनका प्रबंधन करने का अधिकार सभी नागरिकों को होगा। लेकिन अनुच्छेद 26 में इस बात का भी उल्लेख है, अगर आपकी धार्मिक संस्थाओं से लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, आपकी धार्मिक व्यवस्था से दूसरों की स्वतंत्रता अगर बाधित होती है, तो ऐसी स्थिति में राज्य आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगा सकता है। इस बात का भी उल्लेख अनुच्छेद 26 में किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 के तहत राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगा सकता जो किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा देता हो, जिसके एक धर्म को बढ़ाने के लिए सरकार किसी भी प्रकार का कोई कर नागरिकों पर नहीं लगा सकते। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 28 में किया गया है। एक धर्म को बढ़ाने के लिए सरकार कर नहीं ले सकती। बात करते हैं अनुच्छेद 28 की। अनुच्छेद 28 के तहत सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 28 में किया गया है। राज्य सभी सरकारी, गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों पर धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाएगा। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 28 में किया गया है। अभी तमिलनाडु सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया था। तो मद्रास हाईकोर्ट ने इस संबंध में निर्णय देते हुए कहा कि वंदे मातरम गाना किसी भी तरीके से धार्मिक शिक्षा नहीं है। और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29-30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को
अल्पसंख्यकों को अपनी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है अनुच्छेद 29। जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो मुस्लिम है, सिख है, उन लोग, ईसाई है, उन लोगों को अपनी अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 सभी लोगों को, सभी अल्पसंख्यकों को, सभी अल्पसंख्यकों को सभी अल्पसंख्यकों को अपनी अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने, उनका प्रबंधन करने का अधिकार अनुच्छेद 30 देता है। सभी अल्पसंख्यक लोग अपनी अपनी धार्मिक संस्थाएं बना सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं। मदरसों में जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है, मदरसों में धार्मिक शिक्षा का जो आधार है वो अनुच्छेद 29 ही है। मदरसों में धार्मिक शिक्षा जो दी जाती है उसका आधार अनुच्छेद 29 है। एक तरफ अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य सभी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, लेकिन अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक अपने मदरसों में जो उनकी धार्मिक संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ये केवल बनाई इसलिए है कि अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति को, अपनी भाषाओं को, जो उनकी स्पेशल कल्चर है, अपने धर्म के अनुसार उनको बचा सके, इसलिए इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 30 में किया गया है। सभी जो मदरसे हैं उनमें धार्मिक शिक्षा इसी आधार पर दी जाती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 31 की, जो पहले संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकारों की श्रेणी में था, अब उसे समाप्त कर कर विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था, संपत्ति के अधिकार का, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में समाप्त कर उसे विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। अब यह संविधान के अनुच्छेद 300A में वर्णित है। अनुच्छेद 300A में अब संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। अब ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता। अनुच्छेद 31, बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद की, अनुच्छेद 32, जो भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय कहा जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो याचिकाएं जारी करता है उस याचिकाओं का उल्लेख अनुच्छेद 32(1) में मिलता है। दूसरी बात, जो याचिकाएं कितनी होगी उन याचिकाओं की संख्याओं के बारे में अनुच्छेद 2 में बताया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है, सरकार को अगर ये लगता है कि दूसरे जो कोर्ट हैं उनको भी याचिका जारी करने का अधिकार देना चाहिए, तो उसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 3 में किया गया है। ऐसा करने के लिए संसद को एक कानून बनाना पड़ेगा, एक बिल पास करना पड़ेगा। उस विधेयक के तहत जो दूसरे कोर्ट हैं उनको याचिका जारी करने का अधिकार दिया जा सकता है, अनुच्छेद 32(3) कहता है। अनुच्छेद 32(1) में जो याचिका जारी करने का अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को देता है, अनुच्छेद 32(1). अनुच्छेद 32(2) में जो 5 प्रकार की याचिकाएं दी गई है उनके बारे में बात करते हैं। इसमें पहली जो याचिका है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो याचिका जारी करता है, हाईकोर्ट जो याचिका जारी करते हैं, उन याचिकाओं के बारे में बताया गया है। और वो याचिका कौन कौन सी हैं, जिसमें पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि इसका आशय है याचिका कब जारी की जाती है, जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है तब कोर्ट ये याचिका जारी करता है। इसका अर्थ होता है कि सशरीर उपस्थित करना। किसी भी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया गया है तो कोर्ट ये ऑर्डर करता है कि उस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित कोर्ट में उपस्थित किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय इस प्रकार की याचिका जारी करते हैं। दूसरा है परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश यानी कोई भी संस्था अपने जो उसके जो निर्धारित कार्य, अगर वो उन निर्धारित कार्यों को नहीं करती है तब ऐसी स्थिति में
कोर्ट याचिका जारी करता है और ये कहता है कि हम ये आदेश देते हैं कि आप इस काम को कीजिए, तो परमादेश याचिका ये होती है। प्रतिषेध अगली याचिका है। प्रतिषेध का अर्थ होता है कि रोकना। कोई भी संस्था अपने निर्धारित कार्यों से बाहर जाकर, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई काम करती है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो याचिका जारी करता है उसे कहते हैं प्रतिषेध। इसका अर्थ होता है कि रोकना, यानी कि आप उस काम को रोक दीजिए क्योंकि वो काम आपके क्षेत्राधिकार में नहीं है, रुक जाओ। यानी इसका अर्थ होता है किसी भी संस्था को अपने दायरे से बाहर जाकर जो काम करता है उसे रोकने के लिए जो याचिका जारी की जाती है उसे कहते हैं प्रतिषेध। उत्प्रेक्षण भी इसी प्रकार की याचिका है। ये भी अपने जो कोई भी संस्था है जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है तो उसको रोकने के लिए याचिका जारी की जाती है उसे उत्प्रेक्षण कहते हैं। ये हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को जारी की जाती है और उन मामलों की सुनवाई जो हायर कोर्ट है वो अपने पास मंगवा लेते हैं। उत्प्रेक्षण में इस प्रकार का वर्णन मिलता है। उत्प्रेक्षण जो याचिका है वो किसी भी संस्था को अपने अधिकार से बाहर जाकर जो काम करती है उसे रोकने के लिए जारी की जाती है। अधिकार परीक्षा अगली याचिका 5वीं। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किस अधिकार से कोई भी व्यक्ति अगर गैरकानूनी तरीके से किसी पद को प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये याचिका जारी करते हैं कि आप ये बताएं कि आपने इस पद को किस क्वालिफिकेशन के आधार पर ग्रहण किया है, आप ये बताएं। इसका अर्थ होता है किस अधिकार से आपने इस पद को प्राप्त किया। हर किसी भी पद को प्राप्त करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन निर्धारित की जाती है। अगर कोई व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से किसी पद को प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में जो याचिका जारी की जाती है उसे कहते हैं अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार की याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर। तो अब बात करते हैं कि इन दोनों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका जारी करने के मामले में ज़्यादा पावरफुल कौन है, ज़्यादा शक्तियाँ किसको प्राप्त है। तो इसमें सबसे ज़्यादा शक्तियाँ याचिका जारी करने के मामले में हाई कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है। सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में हाई कोर्ट ज़्यादा याचिका जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट केवल 5 प्रकार की याचिका जारी करता है और हाई कोर्ट 6 प्रकार की याचिका जारी कर सकता है। छठी जो याचिका है वो है अंतरिम राहत, जिसको इंजंक्शन बोलते हैं। यानी कि अंतरिम राहत जो छठी प्रकार की जो याचिका है वो केवल और केवल हाई कोर्ट जारी कर सकता है। ऐसे संबंध में सुप्रीम कोर्ट को ऐसी याचिका जारी करने का अधिकार नहीं है। यानी कि संख्या के नंबर में भी और ये अंतरिम राहत के मामले में हाई कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है। इसके अलावा हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के जो याचिकाएं होती हैं उनके बारे में तो याचिका जारी करेगा ही करेगा, साथ में अगर नागरिकों के विधिक अधिकारों का हनन होता है तब भी हाई कोर्ट याचिका जारी कर सकेगा। विधिक अधिकारों के मामले में भी हाई कोर्ट को अधिकार है कि वो नागरिकों की विधिक अधिकारों की रक्षा करे। तो इस वीडियो में आपने जाना भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकारों के संबंध में 12 से 35 के बीच में हमने देखा था मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो मिलता है। 12 से 32 हम पढ़ चुके हैं, अब है 33। अनुच्छेद 33 के तहत संसद सैन्य बल यानी कि सेना के जवान जो है उनके लिए, पुलिस लोक व्यवस्था को बनाए रखने वाले लोग जो पुलिस का काम करते हैं उनके लिए, और जो आईबी यानी कि जो इंटेलिजेंस के लोग हैं जो हमारे जैसे आईबी है, रो है, इनके लिए संसद कानून बनाकर इनके अधिकारों में कमी कर सकती है। जिस प्रकार हम हमारे मौलिक अधिकारों का जितना लाभ ले पाते हैं उतना ये लाभ ये जो इन सेवाओं में जो लोग हैं वो नहीं ले पाते। संसद चाहे तो कानून बनाकर इनके अधिकारों में कमी कर सकती है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 33 में किया गया है। इसी तरह बात करते हैं अनुच्छेद 34 की। देखिए हमारा संविधान कितना खूबसूरत है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। हमारे संविधान सभा के जो लोग थे उन्होंने इस बात का अनुमान पहले से लगा लिया था कि आने वाले समय में क्या होगा। अनुच्छेद 34 ये कहता है कि देश में कभी अगर सैन्य शासन, जिसको हम मार्शल लॉ कहते हैं, यानी कि सेना का शासन स्थापित हो जाए, मार्शल लॉ लागू हो जाए, ऐसी स्थिति में संसद कानून बनाकर नागरिकों के मौलिक अधिकारों की क्षतिपूर्ति कर सकती है।
क्षतिपूर्ति कर सकती है जब नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। सैनिक शासन में जब सेना का कानून लागू हो जाता है, मार्शल लॉ लागू हो जाता है, ऐसी स्थिति में संसद कानून बनाकर नागरिकों के मौलिक अधिकारों की क्षतिपूर्ति कर सकती है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 34 में किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 साफ साफ शब्दों में इस बात का उल्लेख करता है मौलिक अधिकारों के संबंध में, मौलिक अधिकारों के संबंध में जो भी कानून बनाने का अधिकार है वो केवल और केवल संसद को ही है। राज्य विधानमंडलों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि वो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ किसी प्रकार का कोई कानून का निर्माण करे। ये केवल अधिकार भारतीय संसद को ही है और राज्य विधानमंडलों को और किसी को भी नहीं है। तो ये आपने जाना इस वीडियो में मौलिक अधिकारों के संबंध में। हमने मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो 12 से 35 है वो सारे मौलिक। इसी पाठ में हमारे आगे है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में मिलता है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ये नीति निर्देशक तत्व लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व गांधी दर्शन से प्रभावित है। आप जानते हैं गांधी जी कभी भी संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, फिर भी संविधान सभा ने उनके विचारों, उनके आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उनमें नीति निर्देशक तत्वों में जो गांधी जी की जो भावनाएं थी, जो उनके विचार थे, उनको ध्यान में रखते हुए कुछ प्रावधान ऐसे किए हैं जो गांधी दर्शन से प्रभावित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देश के प्रशासकों के लिए आचार संहिता भी कहा जाता है। आचार संहिता, जिसको आचार संहिता कहते हैं, उसको ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसी को कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं कि राज्य जब भी, राज्य मतलब सरकार जब भी नीतियाँ बनाएगी, नीतियाँ बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखेगी। उन बातों को ध्यान में वह बातें कौन कौन सी हैं, वो सारी बातें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कभी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायपालिका में इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक तरफ जहां आपने देखा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय याचिका जारी कर सकता है। लोग अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत न्यायपालिका में अपील नहीं की जा सकती। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 36 की। अनुच्छेद 36 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 36 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। यहाँ राज्य का अर्थ वही है जो हमने मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 12 में पढ़ा था। अनुच्छेद 12 में जो हमने राज्य शब्द का अर्थ समझा था, वही सेम अर्थ यहाँ पर है। अब वो क्या है? ऐसी संस्थाएं जिसकी स्थापना राज्य ने की हो या राज्य से किसी न किसी प्रकार का कोई अनुदान या उनसे सहायता प्राप्त करती हो, वो सभी राज्य शब्द के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 37 की। अनुच्छेद 37 के तहत नीति निर्देशक तत्वों को न्यायपालिका में चैलेंज नहीं किया जाएगा। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 37 में मिलता है। यानी कि ये क्या है? वाद योग्य नहीं है, इनको न्यायपालिका में चैलेंज नहीं किया जाता। ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, ये नहीं है। अनुच्छेद 38 के तहत राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो।
इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 38 में किया गया कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा, लोगों को ऐसे अवसर उपलब्ध कराएगा कि उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके, उनका किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से, इन तीनों तरीके से नुकसान ना हो। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 38 में किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में बहुत सारी बातों का उल्लेख है। अनुच्छेद 39 के तहत कई बातों का उल्लेख है और इसमें अनुच्छेद 39 ए बी सी डी ई एफ जेड तक अनुच्छेद इसमें बनाए गए हैं। तो अपने को उतना नहीं जानना, इसके अंतर्गत बड़ी बड़ी बातें जान लेते हैं। इसके अंतर्गत जैसे राज्य लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए जीवन के अवसर उपलब्ध कराएगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। राज्य सभी लोगों के लिए समान वेतन उपलब्ध करवाएगा। राज्य सभी लोगों के लिए रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराएगा। राज्य भूमि का आवंटन इस प्रकार से करेगा कि अधिक से अधिक लोगों का उसमें लाभ हो। इस तरह से कई बातें अनुच्छेद 39 में शामिल की गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद, इसी अनुच्छेद में एक अनुच्छेद और जोड़ा गया है, अनुच्छेद 39A, जो ये कहता है जो समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, जो BPL के लोग हैं, उनके लिए राज्य क्या करेगा, उनको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है अनुच्छेद 39A। इस बात को आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, इस बात का उल्लेख है। अनुच्छेद 40 के तहत राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ग्राम पंचायतों का गठन का उल्लेख अनुच्छेद 39 में किया गया है, इस बात को आप ध्यान रखें। यानी कि जो ग्राम पंचायतें हैं, कब समय समय पर उनका किस तरीके से उनका मैनेजमेंट किया जाएगा, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद। नीति निर्देशक तत्वों का अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 के तहत राज्य नीतियां बनाते समय रोजगार, शिक्षा एवं लोक व्यवस्था को ध्यान में रखेगा। लोक व्यवस्था नहीं, लोक सहायता को ध्यान में रखेगा। राज्य नीतियां बनाते समय रोजगार, शिक्षा व लोक सहायता को ध्यान में रखेगा, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 41 में है। इसका आशय यह है कि राज्य मतलब सरकार जब भी नीतियां या कुछ इस प्रकार के लोगों के कल्याण के लिए कुछ कानून बनाएगी, कुछ उनको सहायता पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे उनके लिए व्यवस्था करेगी, तो इन बातों का ध्यान में वो रखेगी कि उनके लिए रोजगार, शिक्षा, लोक सहायता, इस प्रकार का उल्लेख अनुच्छेद 41 में किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 के तहत अनुच्छेद 42 के तहत राज्य सभी लोगों के लिए मानवोचित दशाएं उपलब्ध करवाएगा। मानवोचित दशाएं लोगों के लिए उपलब्ध करवाएगा, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 42 में है। और महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएगा, इस बात का भी उल्लेख अनुच्छेद 42 में किया गया। महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता जो दी जाती है उसका आधार अनुच्छेद 42 है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 43 की। अनुच्छेद 43 के तहत राज्य सभी लोगों के लिए अनुच्छेद 43 के तहत राज्य नीतियां बनाते समय लोगों को जीवन निर्वाह हेतु योग्य वेतन उपलब्ध करवाएगा। लोगों को जीवन निर्वाह के लिए सरकार की ड्यूटी है कि उनके लिए वह जीवन जीने के लिए जो वेतन की आवश्यकता है उसकी व्यवस्था राज्य करे, सरकार करे, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 43 में किया गया है। राज्य नीतियां बनाते समय ये ध्यान रखेगा कि लोगों को जो जीवन जीने के लिए जो योग्य वेतन की आवश्यकता है, जितना उनको कम से कम जितना पैसा उनको चाहिए उतना सरकार दे, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 43 में किया गया है। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप पढ़ रहे हैं और उसमें अनुच्छेद 44 अब आप पढ़ने जा रहे हैं। अनुच्छेद 44 के तहत राज्य नीतियां बनाते समय समान नागरिक संहिता
समान नागरिक संहिता को ध्यान में रखेगा। राज्य नीतियाँ बनाते समय इस बात का ध्यान रखेगा, समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 45। राज्य नीतियाँ बनाते समय 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखेगा और उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा और उनके बाल्य अवस्था उसकी गारंटी लेगा। उनके बचपन के लिए, उनको विकसित करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की गारंटी देता है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 46 के तहत राज्य समाज के दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 46 में इस बात का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 47 के तहत राज्य का ये कर्तव्य होगा कि सभी लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखेगा। अनुच्छेद 47 के तहत राज्य का ये कर्तव्य है कि राज्य सभी लोगों का स्वास्थ्य को ध्यान में रखेगा और उनके लिए पोषाहार की व्यवस्था करेगा। पोषाहार यानी भोजन की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 48 के तहत राज्य नीतियाँ बनाते समय इस बात को ध्यान रखेगा, पशुवध पर रोक लगाएगा। पशुवध जो है, ये जो भावना है, ये गांधी दर्शन को प्रभावित करती है, गांधी दर्शन से प्रभावित है। गांधी दर्शन, पशुवध पर रोक लगाना और मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाना, ये सारी बातें इसी में है। मादक पदार्थों, शराब की बिक्री पर रोक लगाना, उसका आधार अनुच्छेद 48 है। जैसे आपको पता, कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने शराब पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो क्यों लगा रखा है, इसका आधार ये है। कोई राज्य जो मादक पदार्थ जैसे गुटखा है, बीड़ी है, सिगरेट है, इन पर प्रतिबंध लगाता है, उनको रोक लगाता है शराब की बिक्री पर, वो इस अनुच्छेद के आधार पर लगाई जाती है। अनुच्छेद 39, राज्य नीतियाँ बनाते समय पर्यावरण, सार्वजनिक स्थल, नदियाँ, झील, झरने, पार्क, पुल, इनकी सुरक्षा की गारंटी लेगा, इनको बनाए रखेगा, इनके मैनेजमेंट। 50, अनुच्छेद 50 के तहत राज्य नीतियाँ बनाते समय इस बात का ध्यान रखेगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करेगा। न्यायपालिका को अलग अलग करेगा, दोनों को मिक्स नहीं करेगा। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 50 में किया गया है। राज्य नीतियाँ बनाते समय कार्यपालिका, न्यायपालिका में अलग अलग विभेद करेगा, विभेद का वर्णन किया गया है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 के तहत भारत की विदेश नीति का उल्लेख किया गया है। भारत की विदेश नीति यानी कि भारत हमेशा जो विदेशी देश है उनके साथ सामंजस्य का व्यवहार करेगा, भारत किसी भी देश पर आक्रमण नहीं करेगा, इन सारी बातों का उल्लेख किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, संधि समझौतों को भारत